डॉक्टर जयदीप आर्य जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार जी, बाली से आए हुए पद्मश्री अवार्डी इंदिरासी पुत्रा जी, इस आयोजन अग्रवाल जी, आए हुए आयुर्वेदाचार्य, योग साधक और देश के बाहर से आए हुए ऐसे सभी सम्मानित बंधु भग्नीगण, मुझे ये मालूम है कि मेरे पास भी समय कम है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास भी समय कम है और इसलिए मैं एक एक बिंदु में अपनी बात रख करके बात पूरी करूंगा, जिससे कि शीघ्र जो मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूँ सबके सामने आ सके। किसी भी जीवंत व्यक्ति, परिवार, समाज, संगठन, इवन यहाँ तक कि प्रकृति की भी एक विशेषता होती है कि वह परिवर्तनशील होती है, उसका विकास होता है। यह विकास और परिवर्तन केवल एक दिशा में ही नहीं होता, तो समय समय पर उसमें कुछ अनिवार्य टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। ये टर्निंग पॉइंट्स ही उसके लिए एक माइलस्टोन बनते हैं और एक अच्छे गोल सेट करने का माध्यम भी बनते हैं। जहां पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी, देश के अंदर भी, देश के बाहर भी इसी तरह के परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। कुछ काम भारत सरकार ने किया और कुछ कोरोना ने कर दिया। स्वास्थ्य के बारे में जो सामान्य धारणा है कि एक सामान्य व्यक्ति सोचता है कि मेरा काम परिश्रम करना, अर्थोपार्जन करना है, बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर है। लेकिन कोरोना ने दिखा दिया कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई हर रोग की दवाई होगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल। दूसरा, लोगों के ध्यान में आ गया कि स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता, वन कैन नॉट बाय द हेल्थ। तीसरा, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा। और चौथा, किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बड़े बड़े उपक्रमों की आवश्यकता नहीं है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे उपक्रम रेगुलर किए तो भी वे पर्याप्त प्रभावी होते हैं। इस बात को हमने स्वयं अनुभव किया है। पूरे कोरोना कालखंड में छोटे छोटे काम तो किए, हाथ धोना होगा, मास्क लगाना होगा, गर्म पानी पीना होगा, घर का ताज़ा भोजन होगा, योगासन होगा, परिवार में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना होगा, सब काम हमने किए, घर में उपलब्ध हुए। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है और केवल देश में नहीं, वर्ल्ड वाइड उसका प्रभाव पड़ा। कितना प्रभाव पड़ा? 140 करोड़ की आबादी वाला देश आज स्वस्थ है। भारत की तुलना में 40% आबादी अमेरिका की है, आज भी वहां पर एक्टिव केसेस भारत से ज़्यादा और भारत से ज़्यादा मृत्यु हुई है। हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद लोगों की सोच में बदल हो गया, टोटलिटी में सोचने लगे हैं। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी चाहिए, क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी चाहिए। हेल्थ को टोटलिटी में देखना ये अभ्यास हो गया है। आज भी लोग काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं, गर्म पानी का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान में आ रहा है सबको। भारत सरकार ने भी प्रयत्न किए वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व को तनाव से मुक्त करना है, शांति स्थापित करनी है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2015 से हम सब बराबर देखते चले आ रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण से जिस तरह से परिवर्तन हुए, अर्ध सम्मेलन, लो कार्बन जोन, ग्रीन एनर्जी, ऐसे कितने ही वर्कशॉप हो रहे हैं पूरे देश भर में, देश के बाहर भी हो रहा है। और अभी अकेले मैं भारत में कहूँ तो 83% NCDs है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की संख्या है। इतनी बड़ी मात्रा में जीवन शैली जनित रोग ठीक करना है। भारत सरकार ने 2021 में प्रस्ताव दिया मिलेट्स के बारे में। 2023 में को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया। आज पूरे देश के अंदर, देश के बाहर, विश्व के अंदर मिलेट्स के बारे में जानकारी बढ़ने लगी है।
लोग काम कर रहे हैं, उनका प्रयोग करने लगे हैं। अभी मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, जानकारी लेके प्रयोग करना, अवश्य हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी फिजिकली मेंटली ठीक रहेगा। यह इस समय की विशेषता है। इतना ही नहीं, अभी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी चर्चा होने लगी है, आगे शायद इसके बारे में भी कुछ सुनाई पड़ सकता है, जो भारत की एक विशेषता है। अर्थात इस पूरे हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका संपूर्ण विश्व देख भी रहा है, हम सब उसके साक्षी हैं। देश के अंदर भी कुछ चीज़ें चलने लगी हैं। इसी उत्तर प्रदेश में जुलाई अगस्त के महीने, जुलाई से लेकर सितंबर तक, जब पूर्वांचल के जिलों में इंसेफेलाइटिस का कहर आता है तो ध्यान में आता है क्या स्थिति है। तब आयुर्वेद का स्वर्ण प्राशन यही काम में आता है। इतने वर्षों से उसके बारे में प्रयोग चल रहे, इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज चल रही हैं। केंद्र सरकार ने उसको नेशनल ड्राइव दिया है। आयुर्वेद आहार और एक विषय की जिसकी चर्चा इस समय चल रही है वह भी है रिसर्च के क्षेत्र में एडजुवेंट थेरेपी। एक पद्धति के रिसर्च के साथ दूसरी पद्धति यह भी इसमें आने लगी है और उसके परिणाम भी आने लगे हैं। कोरोना में सबने देखा है उसको। सुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, आज यह भी एक विषय है। हम जानते हैं पूरे देश के अंदर इन विषयों के बारे में काम हो रहा है और ये सभी आयुर्वेद के अंग प्रत्यंग कहे जाते हैं। किसी भी थेरेपी को स्थापित करना है तो कुछ चीज़ें चाहिए। क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए और एजुकेशन देने और लेने वालों में कॉन्फिडेंस चाहिए। आज वह स्थिति है। स्पेसिफाइड रिसर्चेस चाहिए। रिसर्चेस तो हैं, कितनी एक्यूरेसी है उनमें, स्टेबिलिटी कितनी है कि कोई चैलेंज ना कर सके। ऐसी रिसर्चेस कर सके वैसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए। पब्लिक प्रेफरेंस कितना है हमारा। आयुर्वेद तो है, सामान्य जन सहज रीति में ऑप्ट करता है क्या फर्स्ट प्रेफरेंस आयुर्वेद है क्या, यह भी सोचने का जरूरत है। ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, प्रिवेंटिव ड्राइव्स इस दिशा में विश्वास जागृत करते हैं। एक और विषय ध्यान में आता है कि पुरानी पीढ़ी, स्पेशली पुराने शिक्षक, जिन्होंने जिस वायुमंडल में आगे बढ़ाया है, कुछ तो बहुत ही अनुकरणीय है कि जिनके प्रयास से आज भी वो बढ़ रहा है, लेकिन तो भी बहुत बड़ी मात्रा में है कि जिनको युगानुकूल परिवर्तन की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरी ओर नई पीढ़ी को नए नए प्रयोग करते हुए कैसे हम प्रवृत्त हो सकते हैं, सीख सकते हैं, यह आज की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन आज फार्माकोपिया के रूप में दिखलाई देने लगा है। आयुष सेक्टर के कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी चाहिए, जो आज की आवश्यकता है। सौभाग्य से आज देश के अंदर ये सभी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने गिनाई, एजुकेशन होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे, क्वालिटी रिसर्च होगी, फार्माकोपिया होगा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होंगे, आज है। पुरानी पीढ़ी की मानसिकता भी ठीक हो रही है, नई पीढ़ी में नए नए प्रयोग करती हुई दिखाई पड़ रही है। आगे की और आवश्यकता मैं वर्णन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। आज आवश्यकता है सातत्यता से प्रोत्साहन देने की। प्रोत्साहन तो मिल रहा है, उतनी सातत्यता है क्या कि हमारे एक भी विद्यार्थी आयुर्वेद पढ़ने के बाद दूर जाने ही ना पाए, इतना कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो जाए, ये आज की आवश्यकता है। डॉक्यूमेंटेशन करना विद्यार्थियों का, वो केवल दवा लिखना तो जानते हैं, पूरा केस फाइल बनाना, आज के कॉमन मैन को उसकी टर्मिनोलॉजी में समझा सकने की क्षमता विकसित करना, यह और एक आवश्यकता है। रिसर्च के क्षेत्र में एम्पेरिकल रिसर्च तो है, उसको रेशनल रिसर्च की ओर ले जाना, यह भी आज की आवश्यकता अनुभव होती है। विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दोनों भी चीज़ें चाहिए, यह आवश्यकता लगती है। और एक पहलू है आयुर्वेद में जिसको हम बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, समाज जीवन के हर व्यक्ति में पालन होते हुए दिखलाई पड़ता है क्या, जितना होगा उतना आगे बढ़ेंगे, यह आवश्यकता अनुभव होती है। और इससे भी बड़ी चीज़ है जिसको मैं फॉरमोस्ट रखता हूँ सबसे आगे, आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी, विद्यार्थी, शिक्षक, चिकित्सक,
वे आयुर्वेद पढ़ते तो हैं, पढ़ाते भी हैं, रोगी को दवा भी देते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन में पालन करते हैं क्या? विरुद्ध आहार हम पढ़ेंगे, अब भोजन के बाद आइसक्रीम आएगी तो तुरंत खा जाएंगे, कोई नहीं छोड़ता है। अपने जीवन में आयुर्वेद का पालन करना यह महत्वपूर्ण आवश्यकता जो सबको प्रेरणा देगी। और एक चीज चाहिए, सेवा का भाव, यह आवश्यकता है। एक बिंदु और मुझे जोड़ने की इच्छा हो रही है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश जी। कुछ बिंदु मैं बता देता हूँ जो सरल है करने के लिए। जैसा अभी जयदीप बारे जी ने वर्णन किया कि हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में योग को कंफर्म किया है। उत्तराखंड सरकार और महाराष्ट्र सरकार पिछले लगभग 19 वर्षों से कक्षा 1 से 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में हेल्थ का विषय है उनका। महाराष्ट्र में बराबर उसकी परीक्षा होती है, आरोग्य भारती का आग्रह पर हुआ है वो। पहले मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का अंग है वो। उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। स्टेट का विषय होने के कारण विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में आज इसकी आवश्यकता होती है। आयुष फ्रेटर्निटी का, आयुष सिस्टम का जैसे प्रचार प्रसार हुआ, प्रभाव दिखाई देने लगा है, आज आवश्यकता है। हम जैसे जिले जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, आयुष कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते जिले जिले में? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को क्यों नहीं बढ़ावा दे सकते? केंद्र सरकार सब्सिडी देती है आयुष यूनिवर्सिटी पर, कई राज्यों ने आयुष यूनिवर्सिटीज खोली हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकती? आयुष यूनिवर्सिटी में सब मिलाकर के है वो, उनका कंसेप्ट अलग है उसमें। और एक पहलू है, पूरे देश में होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम, इसकी चर्चा हो रही है इस समय। नीति आयोग के नेतृत्व में मॉडल तैयार भी हो गया है। और इतना ही नहीं तो अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, वहाँ उन्होंने अपने राज्यों में इसके लिए समितियां बना दी हैं। पिछले बार आरोग्य भारती कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री जाए थे तो उनके सामने विषय रखा था हमने। मैं दोबारा से विषय रखता हूँ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम के लिए टीम बनाना? करना चाहिए, आज की आवश्यकता है। और एक पहलू है, हमारे PHCs, आयुष PHCs, वे सभी वेलनेस सेंटर्स के रूप में काम कर सकते हैं। हम कितने बढ़ा सकते हैं? ऐसी कुछ चीजें अगर हमने जोड़ी तो जिसको मराठी में कहते हैं याची देही याची डोला, हम इसी शरीर से अपने सामने ही आयुर्वेद को उत्तुंग शिखर पर चढ़ते हुए देखेंगे और हम सब उसके साक्षी बनेंगे, प्रतिभागी बनेंगे। हम इस दिशा में सोचें, विचार करें, स्वभाव का अंग बनाएं। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, समय बहुत कम है। मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा। उससे पहले बस अब 3 लोगों को एक लाइफ टाइम अवार्ड देना है। हमारे सबके बहुत बड़े शुभचिंतक और